एक ख्वाब जेम्स कोल नाम के एक शख्स का, जिसमें जेम्स अक्सर एयरपोर्ट पर भागते एक आदमी को देखता था जिसे सरेआम गोली मार दी जाती थी। एक लड़डेज की उस आदमी की मौत पर बेतहाशा रो पड़ियाती थी। ये सारी घटना अपने माँ बाप के साथ खड़ा एक मासूम बच्चा देख रहा होता था। तभी एक सुबह जेम्स अचानक इस सपने से जाग उठा। समय था सन 2025। आज इंसानों की दुनिया जमीन के नीचे दफन हो चुकी थी, क्योंकि आज से 38 साल पहले सन 1997 में दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल गया था, जिससे दुनिया भर में 5 अरब लोगों की मौत हो गई थी। बचे हुए लोगों ने वायरस से सुरक्षा के लिए धरती के नीचे पनाह ले ली थी, और अब धरती पर केवल जंगली जानवरों का राज था। इंसानों ने धरती के नीचे पूरी बस्ती बसा रखी थी और पहले की तरह नियम और कानून से रहते थे। यहाँ गुनहगारों के लिए जेलें भी बनाई गई थी, जहां उन्हें जानवरों की तरह रखा जाता था। जेम्स भी जेल का एक कैदी था। साइंटिस्ट आज भी उस वायरस का इलाज नहीं ढूंढ पाए थे, हालांकि वो एंटीवायरस बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। वे एक्सपेरिमेंट के लिए जेल के कैदियों का इस्तेमाल करते थे। वैज्ञानिकों के लिए उन कैदियों के जान की कोई कीमत नहीं थी। वे कभी उन्हें कीट-डुहों का सैंपल लाने धरती पर भेजते थे, तो कभी किसी और काम के लिए। ऐसे में अगर कोई कैदी वायरस से संक्रमित हो जाता तो उसे तुरंत मार दिया जाता था। वे कैदी पल पल इस खौफ में जीते थे कि न जाने कब एक्सपेरिमेंट के लिए उनका नंबर आ जाए। इसी तरह आज की सुबह एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए जेम्स का नाम पुकारा गया। जेम्स अपना नाम सुनकर जेम्स दहशत में आ गया। वहीं उसके बगल के सेल में बंद उसके दोस्त जोस से भी जेम्स की चिंता होने लगी। उसी वक्त 2 गार्ड्स जेम्स को पकड़ डांच कर एक कमरे में ले आए, जहां साइंटिस्ट की एक टीम मौजूद थी। साइंटिस्ट ने जेम्स को पीछे मौजूद एक चेयर पर बैठने को कहा। जेम्स जाकर उस चेयर पर बैठ गया। तभी उस चेयर पर जेम्स के हाथ लॉक हो गए और वो चेयर दीवार के ऊपर जाकर लटक गई, जहां कोई गोलाकार मशीन रखी हुई थी और उसमें साइंटिस्ट के चेहरे नजर आ रहे थे। तभी एक लेडी साइंटिस्ट ने जेम्स से कहा, जेम्स, हमने देखा है कि तुम शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो, इसलिए हम तुम्हें अपने एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमें एक मौका मिला है वायरस का इलाज ढूंढकर वापस धरती पर लौटने का। अगर तुम इस काम में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें जेल से रिहा कर देंगे। तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? इस पर जेम्स ने हामी भरी। इसी के साथ कहानी ने एक नया मोड़ लिया और कहानी आ गई अप्रैल सन 1990 में, जहां बाल्टीमोर शहर में डॉक्टर कैथरीन नाम की एक साइकियाट्रिस्ट पागल खाने पहुंची। वहीं पुलिस वालों ने एक पागल आदमी को पकड़ ढा था। पुलिस वालों का कहना था कि वो पागल आदमी सड्ढाचकों पर बिना कपड़ों के हंगामा कर रहा था और बेतहाशा चिल्लाए जा रहा था कि कोई वायरस फैलने वाला है। पुलिस को उसके पास न तो कोई आईडी मिली थी और न ही कोई उसे पहचानता था। उस पागल को तो यह भी नहीं पता था कि वो है कहां और आज दिन कौन सा है। पुलिस वालों ने उस आदमी को मारपीट कर जबरदस्ती पागल खाने में भर्ती कर दिया था। इस वक्त डॉक्टर्स ने उसे शांत करने के लिए उसे नशे का इंजेक्शन दे रखा था। कैथरीन जब उस पागल आदमी से मिलने गई, तभी एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया। वो पागल और कोई नहीं जेम्स था। दरअसल फ्यूचर में उन साइंटिस्ट्स ने टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया था और जेम्स को पास्ट में सन 1996 के समय में ये जानकारी जुटाने भेजा था कि वो वायरस दुनिया में किसने और कहां से फैलाना शुरू किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे तो सन 1996 के समय में भेजा गया था। मैं गलती से 1990 में आ गया। बस इतना सुनते ही कैथरीन ने भी मान लिया कि जेम्स सचमुच पागल है और वो उसका इलाज करने उसे अपने मेंटल हॉस्पिटल में ले आई। हॉस्पिटल के स्टाफ जेम्स को नहला धुलाकर डॉक्टर्स की एक टीम के पास ले आए, जहां कैथरीन भी मौजूद थी। जेम्स ने वहां आते ही डॉक्टर से कहा, आप लोग समझते क्यों नहीं, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मुझे टाइम मशीन के जरिए समय में पीछे भेजा गया है। हालांकि मुझे 1996 में भेजा गया था, पर शायद किसी गड़बड़ी की वजह से मैं 1990 में आ गया। इस पर डॉक्टर्स ने मुस्कुराकर जेम्स से पूछा, तो तुम्हें लगता है कि तुम फ्यूचर से आए हो, पर तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है जेम्स? इस पर जेम्स ने बताया, सन 1996 और 97 में दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैलने वाला है, जिससे 5 अरब लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर एक डॉक्टर ने पूछा, तो क्या तुम उस वायरस को फैलने से रोकने आए हो? इस पर जेम्स ने कहा, नहीं, पास्ट में जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता और ना ही पास्ट में आकर कोई किसी को मरने से बचा सकता है। मुझे तो यहाँ सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लाने के लिए भेजा गया है कि वो वायरस किसने और कैसे फैलाया, क्योंकि आगे चलकर वो वायरस म्यूटेट हो जाएगा, जिससे उस पर रिसर्च करना नामुमकिन होगा। इसलिए मुझे 1996 के समय में भेजा गया है। यहाँ वो वायरस अपने प्योर फॉर्म में मौजूद होगा
अगर मैं उस वायरस के फैलने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेता हूँ तो मेरे समय के साइंटिस्ट उस वायरस पर रिसर्च करके उसका इलाज ढूंढ सकते हैं और धरती को वापस इंसानों के रहने लायक बना सकते हैं। इसके बाद जेम्स ने कहा, मुझे बस एक फोन कॉल करना है और फ्यूचर में मौजूद अपने साइंटिस्ट के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ना है कि उन्होंने मुझे गलत वक्त में भेज दिया है। इस पर डॉक्टर ने जेम्स को फोन देते हुए अपनी बात साबित करने का एक मौका दिया। जेम्स ने फोन पर वो नंबर डायल किया जो उसे साइंटिस्ट ने दिया था, पर बदकिस्मती से वो नंबर एक महिला के घर का निकला जिसका साइंटिस्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इस पर जेम्स मायूस हो गया, पर तभी उसे याद आया कि उसे 1996 में जाना था, यानी कि वो नंबर 1996 के समय में काम करेगा, लेकिन वो तो 1990 में था, इसलिए नंबर ने काम नहीं किया। लेकिन अब डॉक्टर्स मान चुके थे कि जेम्स पूरी तरह पागल हो चुका है और वो फ्यूचर की दुनिया बस उसके दिमाग में है। उन्होंने जबरदस्ती जेम्स को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। फिर अगली सुबह जेम्स एक जगह अकेला बैठा पेपर पर कुछ लिख रहा था। वहीं टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी जिसमें साइंटिस्ट्स को एक्सपेरिमेंट्स के लिए जानवरों को टॉर्चर करता हुआ दिखाया जा रहा था। तभी जेफरी गोइंस नाम का एक आदमी उसके पास आकर बैठ गया। जेफरी भी एक दिमागी मरीज था। वो पागलों की तरह बस बड़बड़ाते रहता था। जेफरी को जानवरों से प्यार था। वो जानवरों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तभी जेम्स ने भी टीवी की तरफ देखा और जेफरी से कहा, इंसानों की ऐसी करतूत देखकर तो मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ जो वायरस इंसानों को दुनिया से मिटा रहा है। ये सुनकर जेफरी बोल पड़ा, इंसानों को दुनिया से मिटाना, ये तो एक अच्छा आइडिया है। खैर वो तो दूर की बात है, अभी हमें एक दूसरे प्लान पर काम करना होगा। इसके बाद जेफरी ने आगे कहा, मैं जानता हूं तुम यहां से भागना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये सुनकर जेम्स ने पूछा, पर कैसे? पर इतने में ही हॉस्पिटल के स्टाफ जेम्स के लिए दवाई लेकर वहां आ गए। उस दवाई को पीने के बाद जेम्स को नशा सा हो गया और वो एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। तभी कुछ देर बाद जेफरी वहां आया। उसने एक गार्ड से गेट की चाबी चुरा ली थी। उसने वो चाबी जेम्स को दे दी और उसे मौका मिलते ही वहां से भागने को कहा। इसके बाद जेफरी वहां हंगामा करने लगा ताकि जेम्स को भागने का मौका मिल जाए। जैसे ही सारे गार्ड्स जेफरी को काबू करने आए, तभी जेम्स चाबी से गेट खोलकर वहां से भागने लगा। दूसरी ओर कैथरीन जेम्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने में लगी थी। तभी एक स्टाफ ने उसे बताया कि उसका मरीज जेम्स अपने वार्ड में नहीं है। ये सुनकर कैथरीन ने पूरे हॉस्पिटल में जेम्स की खोजबीन शुरू करवा दी। उधर जेम्स हॉस्पिटल से बस निकलने ही वाला था कि तभी गार्ड्स ने उसे देख लिया। वे उसे पकड़कर एक सेल में ले गए और वहां उसे बेड से अच्छी तरह बांध दिया और उसे फिर नशे का इंजेक्शन लगा दिया। फिर कुछ देर बाद जब सारे डॉक्टर्स जेम्स के सेल में आए तो उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। जेम्स अपने सेल से गायब हो चुका था। इसी के साथ कहानी वापस फ्यूचर में आ गई, जहां जेम्स वापस अपने समय में यानी कि सन 2035 में लौट चुका था। वापस लौटते ही साइंटिस्ट ने उसे एक वॉइस मैसेज सुनाया जिसमें कोई कह रहा था, फिलाडेल्फिया शहर के 2nd एवेन्यू में जानवरों की सुरक्षा करने वाली एक संगठन मौजूद है। वही द आर्मी ऑफ द 12 मंकी का खुफिया हेडक्वार्टर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। अब मुझे जाना होगा। मेरी क्रिसमस। ये मैसेज सुनाने के बाद साइंटिस्ट ने जेम्स से पूछा, ये मैसेज हमें सन 1996 से मिला है। हालांकि सिग्नल ठीक न होने के कारण हमें पता नहीं चल पा रहा है कि आवाज किसकी है। क्या तुमने ये मैसेज भेजा था? इस पर जेम्स ने कहा, मैं कोई मैसेज कैसे भेज सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे 1996 की जगह गलती से 1990 के समय में भेज दिया था। ये सुनकर साइंटिस्ट चौंक गए। आगे जेम्स ने साइंटिस्ट को वो सब बताया जो पास्ट में जाने के दौरान उसके साथ हुआ था। इसके बाद साइंटिस्ट ने जेम्स को जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोगों की फोटोज दिखाई और पूछा, क्या तुमने 1990 में जाने के दौरान इनमें से किसी को देखा था? तभी एक फोटो में जेम्स को वही पागल जेफरी नजर आया। जेम्स ने कहा कि वो पागल खाने में उस आदमी से मिला था। ये सुनकर साइंटिस्ट ने जेम्स से कहा, हम तुम्हें एक बार फिर पास्ट में भेज रहे हैं। इस बार 1996 में तुम्हें आर्मी ऑफ द 12 मंकीज को ढूंढना है और पता लगाना है कि क्या उन्होंने ही दुनिया में वायरस फैलाया था। ये कहकर साइंटिस्ट ने जेम्स को आर्मी ऑफ द 12 मंकीज का एक सिंबल दिखाया और उसे एक बार फिर समय में पीछे भेज दिया। लेकिन बदकिस्मती से जेम्स एक बार फिर गलत समय में पहुंच गया। वो सन 1917 का दौर था जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई थी। जेम्स बिना कपड़ों के अचानक जंग के मैदान में पहुंच गया। तभी वहां कुछ सैनिकों ने जेम्स को घेर लिया और अपनी मूल भाषा में उसकी पहचान पूछने लगे, पर जेम्स को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। तभी जेम्स ने देखा कि कुछ सैनिक एक घायल आदमी को स्ट्रेचर पर इलाज के लिए ले जा रहे थे। जेम्स ने देखा कि वो तो उसका दोस्त ओजे था।
जो उसके बगल की सेल में बंद रहता था। यानी कि साइंटिस्ट्स जेम्स के अलावा और भी लोगों को पास्ट में भेज रहे थे। जेम्स ओजे को आवाज देता हुआ उसकी ओर जाने लगा, पर तभी उसके पैर पर एक गोली लग गई। जेम्स दर्द से तड़पने लगा और इसी के साथ जेम्स 1917 से दूसरे समय में टेलीपोर्ट हो गया। समय था नवंबर सन 1996। बाल्टीमोर शहर के एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कैथरीन अपनी हाल ही में लॉन्च हुई किताब के बारे में लेक्चर दे रही थी। उस लेक्चर में कैथरीन लोगों को कैसेंड्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रही थी, जो एक साइकोलॉजिकल घटना है। इसमें होता यूं है कि कोई व्यक्ति आने वाली किसी तबाही के बारे में भविष्यवाणी करता है, पर उस वक्त किसी को भी उस पर यकीन नहीं होता, जिससे वो इंसान इस मानसिक तनाव से जूझने लगता है कि वो फ्यूचर जानता है पर कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा। इस मानसिक स्थिति को ही कैसेंड्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसके बाद कैथरीन ने हॉल में बैठे लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 की एक तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर जेम्स के दोस्त ओजे की थी, उस वक्त की जब सैनिक घायल ओजे को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। दरअसल किसी इंसान के पास्ट में जाने के दौरान जो भी घटना घटती है वो घटना फ्यूचर का हिस्सा बन जाती है। जैसे कि होजे के वर्ल्ड वॉर 1 में जाने के दौरान उसके साथ जो भी घटना घटी वो फ्यूचर का हिस्सा बन गई और वो घटना इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गई। कैथरीन ने लोगों को बताया, ये आदमी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान देखा गया था। ये जंग में घायल हो गया था और हॉस्पिटल में भर्ती था। हालांकि डॉक्टर्स या पुलिस को उस आदमी की कोई पहचान नहीं मिल पाई थी, लेकिन उस आदमी की बगल में एक और मरीज मौजूद था। उस मरीज से उस आदमी की बातचीत हुई थी। उस मरीज ने बताया कि वो आदमी फ्यूचर से था और किसी वायरस की खोज में पास्ट में आया था। उसने बताया था कि उस वायरस से सन 1996 में अरबों लोग मारे जाएंगे। कैथरीन की ये बात सुनकर हॉल में मौजूद लोगों की हंसी छूट गई, पर तभी कैथरीन ने कहा, डॉक्टर्स का कहना था कि वो आदमी इतना घायल था कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता था, पर वो अचानक ही कहीं गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। हालांकि कैथरीन ऐसे भविष्यवाणी करने वाले लोगों को दिमागी मरीज मानती थी। इसके बाद कैथरीन लोगों को अपना ऑटोग्राफ देने लगी। तभी एक आदमी कैथरीन के पास आया और कहा, आपने तो दुनिया के विनाश के बारे में भविष्यवाणी करने वालों को दिमागी मरीज बता दिया, पर मेरा मानना है कि जिस तरह से इंसान जंग लड़ रहे हैं, धरती पर आबादी बढ़ा रहे हैं और पोल्यूशन फैला रहे हैं, उससे तो इंसान अंत के करीब ही जा रहे हैं और पृथ्वी को भी खोखला कर रहे हैं। क्या इंसानों की ये हरकतें आपको पागलपन भरी नहीं लगती? हालांकि भीड़ के कारण कैथरीन ने उस आदमी की बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी से निकलकर घर लौटने के लिए अपनी कार में आई। तभी अचानक नकाब पहना एक आदमी उसकी कार में आ घुसा और कैथरीन से जबरदस्ती कार चलवाता हुआ उसे कहीं ले जाने लगा। डरी सहमी कैथरीन ने उस आदमी से पूछा, आखिर तुम कौन हो और मुझे कहां ले जा रहे हो? इस पर वो आदमी बोला, मुझे फिलाडेल्फिया शहर जाना है और तुम मुझे वहां ले जाओगे। ये सुनकर कैथरीन ने कहा, पर फिलाडेल्फिया शहर तो यहां से मीलों दूर है, तुम मेरी कार ले जाओ और मुझे जाने दो। तभी उस आदमी ने कहा, मुझे कार चलानी नहीं आती, क्योंकि मैं जब 8 साल का था तब से धरती के नीचे रह रहा हूं। मैं ये बात तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। इतना सुनते ही कैथरीन समझ गई कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जेम्स है। दरअसल जेम्स वर्ल्ड वॉर 1 के समय से सीधा इस समय में आ गया था और उसका पैर अब भी घायल था, पर बावजूद इसके वो अपने मिशन को पूरा करने में लगा था। कैथरीन ने जेम्स से पूछा, आखिर 6 साल पहले तुम कहां गायब हो गए थे और इतने समय से कहां थे? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? इस पर जेम्स ने कैथरीन को उसके बुक लॉन्च का पोस्टर दिखाते हुए कहा, मैंने एक स्टोर के बाहर तुम्हारा ये पोस्टर देखा। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। मुझे पता चला है कि आर्मी ऑफ द 12 मंकीज नाम के एक ग्रुप ने ही वायरस को दुनिया में फैलाया है और उनका हेडक्वार्टर फिलाडेल्फिया शहर में कहीं है, इसलिए मुझे उन्हें ढूंढने वहां जाना होगा। कुछ देर सफर करने के बाद जेम्स आराम करने के लिए कैथरीन के साथ एक होटल में रुक गया। उसने कैथरीन को बेड से बांध दिया ताकि वो भाग ना पाए। तभी सोते वक्त जेम्स को फिर से वही सपना आया जिसमें एक आदमी को एयरपोर्ट पर गोली मार दी जाती है और एक लड़की रोती हुई भागी भागी उस आदमी के पास आती है। लेकिन इस बार जेम्स को उस लड़की की शक्ल दिखाई दी। वो लड़की बिल्कुल कैथरीन की तरह लग रही थी, हालांकि उसके बालों का रंग अलग था। जेम्स अचानक उस सपने से जागा। उसे हैरानी हो रही थी कि उसने सपने में कैथरीन को क्यों देखा, पर उसके बारे में सोचना छोड़कर वो कैथरीन के साथ आगे के सफर के लिए निकल गया। इस दौरान पुलिस को कैथरीन के लापता होने की खबर मिल चुकी थी और पुलिस चप्पे चप्पे पे कैथरीन की तलाश कर रही थी। दूसरी ओर जेम्स अपनी डायरी में कुछ देख रहा था। उसे देख कैथरीन ने पूछा, इस डायरी में क्या है? इस पर जेम्स ने बताया, इसमें आर्मी ऑफ द 12 मंकी तक पहुंचने का क्लू है। उन्हें ढूंढना ही मेरा मिशन है,
क्योंकि इस वक्त उनके पास वायरस अपने प्योर फॉर्म में मौजूद होगा। जब मैं उस वायरस को ढूंढ लूंगा तब फ्यूचर से एक साइंटिस्ट यहाँ आएगा और उस वायरस पर स्टडी करेगा। फिर वो साइंटिस्ट वापस फ्यूचर में अपने समय में लौटकर बाकी साइंटिस्ट के साथ उस वायरस का इलाज ढूंढेगा। हालांकि कैथरीन को जेम्स की ये सारी बातें मनगढ़ंत लग रही थी। उसे लग रहा था कि वो सब जेम्स के दिमाग की उपज है। इसी के साथ वे लोग फिलाडेल्फिया शहर पहुंच गए। तभी अचानक एक जगह जेम्स ने कार रुकवाई और कार से उतरकर एक दीवार की ओर भागा और चिल्लाकर कहने लगा, मुझे मिल गया, मुझे द आर्मी ऑफ द 12 मंकी का सिंबल मिल गया। इस दौरान कैथरीन के पास वहां से भागने का मौका था, पर वो जेम्स की हकीकत भी जानना चाहती थी। कैथरीन ने भागने का अपना इरादा बदल दिया और कार से उतरकर जेम्स के पास आ गई। उसने देखा कि वहां दीवार पर ढेर सारे सिंबल थे जिसमें बंदर बने हुए थे। जेम्स समझ गया कि 12 मंकीज की वो आर्मी आसपास ही कहीं होगी। तभी वहां आसपास भटकते हुए जेम्स को एक शॉप के बाहर एक डमी पिग का फेस दिखाई दिया। जेम्स को याद आया कि जब साइंटिस्ट ने उसे पास्ट में भेजने से पहले कुछ तस्वीरें दिखाई थी तो उन तस्वीरों में उस डमी पिग का फेस भी था। जेम्स समझ गया कि उसे उस शॉप में 12 मंकीज का कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। जेम्स सीधा उस शॉप के अंदर घुस गया जहां 2 लड़के और एक लड़की मौजूद थी। जेम्स ने उनसे आर्मी ऑफ द 12 मंकीज के बारे में पूछा। 12 मंकीज का नाम सुनते ही वे तीनों घबरा से गए, पर फिर भी उस लड़की ने कहा कि वो ऐसी किसी भी आर्मी को नहीं जानते। तभी जेम्स ने उन तीनों को पकड़कर वहीं बांध दिया। डर के मारे उनमें से एक लड़के ने कहा, मैंने कहा था ना कि ये गोइंस हमारी वाट लगा देगा। ये सुनकर जेम्स चौंक गया। उसने पूछा, क्या तुम जेफरी गोइंस की बात कर रहे हो? इस पर उस लड़के ने हाँ में जवाब दिया। जेम्स ने उनसे पूछा, तुम लोग जेफरी के बारे में क्या जानते हो? इस पर एक लड़के ने उसे सारी बात बताई। दरअसल कुछ साल पहले जेफरी अपने पिता की बदौलत पागल खाने से छूट गया था, क्योंकि जेफरी के पिता लीलैंड गोइंस एक जाने माने नोबेल प्राइज विनर वायरोलॉजिस्ट थे। उनकी पहुंच काफी ऊपर तक थी। उनकी कंपनी वायरस पर रिसर्च करती थी। पागल खाने से छूटने के बाद जेफरी एक एनवायरमेंटलिस्ट और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहा था। जेफरी लोगों को वेजिटेरियन बनने के लिए प्रोत्साहित करता था और एनिमल मीट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रोटेस्ट भी करता था। एक बार तो उसने अपने पिता के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि वो लैब में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। इससे वो न्यूज चैनलों में छा गया था। लेकिन जब जेफरी को समझ आया कि उसके प्रोटेस्ट करने से ये दुनिया नहीं बदलने वाली, तब उसने एक टीम बनाई जिसमें उसके अलावा 11 और लोग शामिल थे। उसकी टीम का नाम था द आर्मी ऑफ द 12 मंकीज। जेफरी अपनी टीम के साथ मिलकर उन अधिकारियों को सताने लगा जो उसकी बात नहीं मानते थे। कभी वो उन्हें किडनैप करके जानवरों के पिंजरे में बंद कर देता तो कभी उन पर सांप छोड़ देता। फिर आगे चलकर जेफरी एक बार फिर सुर्खियों में आया जब उसने एक इंटरव्यू में अपने पिता के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उसके पिता एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो एनिमल्स के लिए वरदान साबित होगा। तब से जेफरी अपने पिता को सपोर्ट कर रहा था और उनके लिए काम करता था। उन लोगों से जेफरी की ये जानकारी मिलते ही जेम्स समझ गया कि वो जेफरी ही है जो दुनिया में वायरस फैलाने वाला है। जेम्स उसी वक्त कैथरीन के साथ जेफरी के घर की ओर निकल पड़ा। तभी रास्ते में जेम्स के पैर के जख्म पर दर्द उठा। अब अगर जेम्स के पैर से वो गोली नहीं निकलती तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ सकती थी। इस पर कैथरीन जेम्स को एक सुनसान जंगल में ले आई। उसने जेम्स के पैर से गोली निकाली और उसकी मरहम पट्टी कर दी। कैथरीन ने वो गोली अपने पास ही रख ली। तभी जेम्स को ना जाने क्या हुआ, अचानक ही उसने कैथरीन को धर दबोचा और अगले ही पल उस जंगल में कैथरीन की चीख गूंज उठी। दूसरी ओर जेफरी के घर में उसके पिता लीलैंड ने एक पार्टी रखी थी जिसमें कई गवर्नमेंट अधिकारी भी शामिल हुए थे। दरअसल लीलैंड अपने लैब में एक नया वायरस बनाने में कामयाब हो गया था। वो पार्टी उसी खुशी में रखी गई थी। इसी दौरान जेफरी के घर की सुरक्षा कर रहा एक पुलिस वाला जेफरी के पास आया और उसे बताया कि उन्होंने एक आदमी को घर के अंदर घुसते हुए पकड़ा है जो कह रहा है कि वो जेफरी का पुराना दोस्त है। ये सुनकर जेफरी उस पुलिस वाले के साथ गया। पुलिस वालों ने जिसे पकड़ा था वो जेम्स था जो जेफरी से ही मिलने वहां आया था। हालांकि जेफरी ने जानबूझकर जेम्स को पहचानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन फिर जेम्स ने जेफरी से कहा, मैं तुम्हारे मंकीज के बारे में जानता हूं। ये सुनकर जेफरी जेम्स को अकेले में ले गया। जेम्स ने जेफरी से कहा, देखो मुझे पता है तुम दुनिया में वायरस फैलाने वाले हो, पर मैं तुम्हें वायरस फैलाने से नहीं रोक सकता। मैं यहाँ बस उस वायरस की इंफॉर्मेशन लेने आया हूँ। मुझे बताओ तुमने उसे कहाँ रखा है, मैं ये जानकारी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इस पर जेफरी ने पहले ऐसे जताया जैसे उसे वायरस के बारे में कुछ पता ही ना हो, लेकिन फिर उसने कहा, लगता है तुम हमारे उस प्लान के बारे में बात कर रहे हो जो हम दोनों ने पागल खाने में रहने के दौरान बनाया था। जब हम टीवी में जानवरों पे हो रहे अत्याचार के बारे में शो देख रहे थे
तुम्हें याद तो होगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पिता एक वायरोलॉजिस्ट हैं और तब तुमने मुझे आइडिया दिया था कि मैं अपने पिता के लैब से वायरस चुरा कर लाऊं, जिससे हम धरती से इंसानों को खत्म कर सके, ताकि धरती पर सिर्फ जानवर रहें। यही तुम्हारा प्लान था ना? लेकिन ये सुनकर जेम्स ने गुस्से में जेफरी को दबोच लिया और कहा, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे जल्दी बताओ वो वायरस इस वक्त कहां है। लेकिन तभी जेफरी के घर की सुरक्षा कर रहे पुलिस वालों ने जेम्स को पकड़ लिया, पर जेम्स किसी तरह खुद को उनसे छुड़ाकर वहां से भाग निकला। भागता हुआ जेम्स सीधा अपने कार के पास आ गया और कार की डिक्की खोली। डिक्की में कैथरीन बंद थी। दरअसल जेम्स कैथरीन की सेफ्टी के लिए उसे डिक्की में बंद करके चला गया था। कैथरीन डिक्की से निकलते ही जेम्स को पीटने लगी। तभी जेम्स ने कैथरीन से कहा, मैं माफी के लायक नहीं हूं क्योंकि मैंने 5 अरब लोगों की जान ली है। यह सुनकर कैथरीन शॉक हो गई। जेम्स ने आगे कहा, जेफरी ने मुझे बताया कि वायरस से दुनिया को खत्म करने वाला आइडिया उसे मुझसे ही मिला था। शायद जब हम दोनों पागल खाने में थे तब दवाई के नशे में मैंने ही उसे वायरस से दुनिया को खत्म करने का आइडिया दे दिया होगा और अब जेफरी वायरस से मानव जाति को खत्म करने वाला है। लेकिन कैथरीन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें एक दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से तुमने अपने दिमाग में फ्यूचर की वो दुनिया बना ली है और उसे ही सच मान रहे हो। इस पर जेम्स ने कहा, अच्छा होगा अगर तुम्हारी बात सच्ची हो और मैं पागल साबित हो जाऊं, वरना मैं ये सोचकर नहीं जी पाऊंगा कि मेरे एक आइडिया की वजह से 5 अरब लोगों की मौत हो गई। तभी जेफरी के घर में मौजूद पुलिस वाले जेम्स का पीछा करते हुए वहां आने लगे। उन्हें देख कैथरीन ने जेम्स से कहा, तुम पुलिस के आगे सरेंडर कर दो, फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। ये कहकर कैथरीन कार का हॉर्न बजाकर पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। इस दौरान जेम्स पागलों की तरह पानी में नाचता हुआ खुली हवा और नेचर का आनंद ले रहा था। लेकिन अगले ही पल जब कैथरीन जेम्स की ओर मुड़ी तो जेम्स वहां से गायब हो चुका था। ये देख कैथरीन सन्न रह गई। अगली सुबह पुलिस वाले कैथरीन को जंगल से पुलिस स्टेशन ले आए थे और एक पुलिस ऑफिसर उसका बयान ले रहा था। हालांकि कैथरीन अब भी यकीन नहीं कर रही थी कि जेम्स फ्यूचर से आया था। कैथरीन ने ऑफिसर को जेम्स के बारे में सब बता दिया और साथ ही जेम्स के पैर से निकली गोली भी पुलिस को दे दी। लेकिन उसने कहा कि जेम्स एक दिमागी मरीज है जिसे इलाज की जरूरत है, इसलिए अगर वो जेम्स को ढूंढ लेते हैं तो वो उसके साथ ज्यादती ना करें। वहीं दूसरी ओर जेम्स वापस फ्यूचर में लौट चुका था, जहां वे साइंटिस्ट्स उसे बधाई दे रहे थे क्योंकि वो ये पता लगाने में कामयाब हो गया था कि द आर्मी ऑफ द मंकीज का लीडर जेफरी ही वायरस को दुनिया भर में फैलाने वाला है। साथ ही उन्होंने जेम्स को ये खुशखबरी भी दी कि उन्होंने जेम्स की सजा माफ कर दी है। लेकिन अब जेम्स खुद कंफ्यूज था। उसे लग रहा था कि वो सचमुच पागल है और वो साइंटिस्ट्स और फ्यूचर की वो दुनिया केवल उसके दिमाग की उपज है। इसी दौरान उधर पास्ट में टेलीफोन की रिंग सुनकर कैथरीन की अचानक नींद खुली। उसने फोन उठाया। वो फोन पुलिस ऑफिसर का था जिसने कैथरीन को बताया कि उन्होंने उस गोली की जांच की है जो कैथरीन को जेम्स के पैर से मिली थी। ऑफिसर ने बताया कि वो गोली पुराने जमाने की है, वर्ल्ड वॉर 1 के समय की। ये सुनकर कैथरीन चौंक गई। उसने फौरन वर्ल्ड वॉर 1 पर की अपनी रिसर्च के फोटोग्राफ्स देखे। तभी उसे एक फोटोग्राफ में जेम्स दिखाई दिया। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 के समय में जाने के दौरान जेम्स भी उस फोटो में कैप्चर हो गया था और जैसा कि पास्ट की घटी हुई कोई भी घटना फ्यूचर का हिस्सा बन जाती है, इसलिए जेम्स के साथ हुई वो घटना भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई थी। वो फोटो देख कैथरीन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब उसे जेम्स की बातों पे पूरा यकीन हो गया। उसने फौरन जेफरी के पिता लीलैंड को कॉल किया और उन्हें बताया कि उनका बेटा जेफरी एक 12 मंकी नाम की एक आर्मी चलाता है और वो जल्द ही उनके बनाए वायरस को चुराकर दुनिया में फैलाने वाला है जिसमें 5 अरब लोग मारे जाएंगे। लेकिन ये सुनकर लीलैंड हंस पड़ा। उसने कैथरीन से कहा कि उसका बेटा जेफरी कोई आर्मी नहीं चलाता। वो थोड़ा सनकी जरूर है पर वो लोगों को मारने के लिए दुनिया में वायरस नहीं फैला सकता। उसने कैथरीन को भरोसा दिलाया कि वो वायरस उनके लैब में सुरक्षित है। ये कहकर लीलैंड ने फोन कट कर दिया। हालांकि लीलैंड को भी अपने सन की बेटे पर जरा भी विश्वास नहीं था, कहीं कैथरीन की बात सच ना हो जाए। ये सोचकर उसने अपने असिस्टेंट डॉक्टर पीटर्स को लैब की सिक्योरिटी टाइट करने का आदेश दिया। डॉक्टर पीटर्स वही आदमी था जो कैथरीन को यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान मिला था। दूसरी ओर फ्यूचर में साइंटिस्ट एक बार फिर जेम्स को 1996 के समय में भेजने की तैयारी कर रहे थे। साइंटिस्ट ने बताया कि वो वायरस सबसे पहले फिलाडेल्फिया में फैला, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑरलियंस, रियो डी जेनेरियो, रोम, किनशासा, कराची, बैंकॉक और फिर पीकिंग में। इस बार जेम्स का मिशन ये पता लगाना था कि वायरस फिलाडेल्फिया शहर में किस जगह से फैलना शुरू हुआ था। इसी दौरान जेम्स को वहां एक न्यूज़पेपर का कटआउट दिखाया गया जिसमें एक शॉप की दीवार पर लिखा था, क्या यहाँ वायरस है?
क्या यही वो जगह है जहां से वायरस फैलने वाला है और 5 अरब लोग मरने वाले हैं? साइंटिस्ट को वो शॉप जिस पर ये शब्द लिखे थे वो 1996 के एक अखबार से मिला था, इसलिए उन्होंने जेम्स को उस शॉप की छानबीन करने एक बार फिर पास्ट में 1996 के समय में भेज दिया। दूसरी ओर कैथरीन एक बार फिर उस शॉप पे जा पहुंची जहां से उन्हें जेफरी और उसके 12 मंकीज गैंग के बारे में पता चला था। वो शॉप के बाहर दरवाजा खटखटाने लगी। वहीं शॉप के अंदर 2 लड़के और एक लड़की मौजूद थी जिन्होंने जेफरी की इंफॉर्मेशन दी थी, पर इस बार उन्होंने कैथरीन के लिए दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उस वक्त उनके साथ जेफरी भी था और वे लोग मिलकर अपने प्लान को अंजाम देने की फिराक में थे। उन्होंने जब कैथरीन के लिए दरवाजा नहीं खोला तो कैथरीन एक स्प्रे पेंट ले आई और दीवार पर कुछ लिखने लगी। इस दौरान पुलिस कैथरीन पर निगरानी कर रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जेम्स को कैथरीन ने ही छुपाया है। तभी कैथरीन को किसी ने आवाज दिया। कैथरीन ने देखा कि वो जेम्स था। कैथरीन जेम्स को वहां देख खुश हो गई, पर वहीं जेम्स हकीकत और भ्रम के जाल में उलझा हुआ था। उसने कैथरीन से कहा, कैथरीन मैं समझ चुका हूं कि मैं पागल हूं और वो फ्यूचर की दुनिया मेरे दिमाग में है, यही असली दुनिया है। लेकिन कैथरीन के पास जेम्स को हकीकत बताने का समय नहीं था क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही थी। कैथरीन जेम्स को लेकर पुलिस से छुपाती हुई वहां से ले जाने लगी। तभी जेम्स को दीवार पर कैथरीन के लिखे वो शब्द दिखे जिसमें कैथरीन ने लिखा था, क्या यहाँ वायरस है? क्या यही वो जगह है जहां से वायरस फैलने वाला है और 5 अरब लोग मरने वाले हैं? यही दृश्य तो जेम्स ने फ्यूचर में एक पेपर के कटआउट में देखा था, यानी कि वो कैथरीन के ही लिखे शब्द थे जो फ्यूचर में साइंटिस्ट को एक पेपर के कटआउट में मिले थे और साइंटिस्ट ने कैथरीन के लिखे इन्हीं शब्दों को क्लू समझकर जेम्स को उस शॉप की तहकीकात करने भेजा था। तभी पुलिस को वहां आते देख कैथरीन जेम्स को एक होटल में ले आई और वहां एक रूम बुक किया। होटल रूम में आकर कैथरीन ने जेम्स से पूछा, क्या तुम सच में फ्यूचर से आए हो और क्या यहाँ सचमुच कोई वायरस फैलने वाला है? इस पर जेम्स ने कहा, नहीं, फ्यूचर की दुनिया तो मेरे दिमाग का फितूर है, तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि मुझे दिमागी बीमारी है। इस पर कैथरीन ने जेम्स को वर्ल्ड वॉर 1 की वो तस्वीर दिखाई जिसमें जेम्स भी कैप्चर हो गया था। कैथरीन ने पूछा, आखिर तुम वर्ल्ड वॉर के समय में कैसे पहुंचे? इस पर जेम्स भी वो फोटो देख हैरान था। उसने कहा, मुझे पता नहीं, मुझे तो ये दृश्य बस एक सपने की तरह याद है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी दुनिया असली है और कौन सी भ्रम, लेकिन चाहे जो भी हो मैं अब इसी दुनिया में रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ। ये सुनकर कैथरीन ने जेम्स को गले लगा लिया। तभी कैथरीन को कुछ याद आया। उसने जेम्स से कहा, तुम फ्यूचर से हो या नहीं ये पता लगाने का एक ही रास्ता है। तुम्हें वो नंबर याद है जो तुम्हें साइंटिस्ट ने वॉइस मैसेज छोड़ने के लिए दिया था? वो नंबर 1990 में काम नहीं आया था, लेकिन अभी तो 1996 है। अगर अभी वो नंबर तुम्हारे साइंटिस्ट को लग जाता है तब तो तुम फ्यूचर से हो, और अगर वो कहीं और लगता है तो इसका मतलब है कि वो सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। जेम्स को वो नंबर अब भी याद था, लेकिन उस होटल से निकलने से पहले जेम्स ने खुद से ही अपने कुछ दांत तोड़ लिए थे। वजह पूछने पर जेम्स ने कैथरीन से कहा, हो सकता है मैं सचमुच फ्यूचर से हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मुझे याद है कि फ्यूचर में साइंटिस्ट ने मेरे दांतों में ट्रैकर लगा रखा था जिससे वो मुझे कहीं से भी लोकेट करके वापस फ्यूचर में बुला लेते थे, पर अब मैंने वो ट्रैकर निकाल दिया है। अब वो मुझे वापस नहीं ले जा पाएंगे। इसी दौरान पुलिस वाले कैथरीन और जेम्स को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे, पर तब तक कैथरीन जेम्स को लेकर खिड़की से भाग चुकी थी। कैथरीन जेम्स के साथ एक टेलीफोन बूथ पर पहुंची और जेम्स को बाहर छोड़कर उस नंबर पे कॉल करने गई जो साइंटिस्ट ने जेम्स को दिया था। कुछ देर बाद कैथरीन हंसते हुए बाहर आई और जेम्स से कहा, तुम फ्यूचर से नहीं आए हो जेम्स, और यहाँ कोई वायरस नहीं फैलने वाला है। वो नंबर किसी साइंटिस्ट का नहीं था बल्कि एक कारपेट क्लीनिंग कंपनी का था। मैंने मजाक ही मजाक में उनसे कह दिया कि फिलाडेल्फिया शहर के 2nd एवेन्यू में जानवरों की सुरक्षा करने वाली एक संगठन मौजूद है। कैथरीन ने इतना कहा ही था कि तभी जेम्स ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, वही द आर्मी ऑफ द 12 मंकीज का खुफिया हेडक्वार्टर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, अब मुझे जाना होगा। मैरी क्रिसमस। जेम्स ने कहा, कैथरीन तुम्हारा ये मैसेज फ्यूचर में ही गया है। यहाँ भेजने से पहले साइंटिस्ट ने मुझे ये मैसेज सुनाया था, पर मैं तुम्हारी आवाज पहचान नहीं पाया। तुम्हारे इस मैसेज के कारण ही साइंटिस्ट को क्लू मिल पाया था कि आर्मी ऑफ द 12 मंकीज ने ही दुनिया में वायरस फैलाया है। इसका मतलब था कि जेम्स के पास्ट में आने की वजह से पास्ट में जो भी बदलाव हो रहे थे वो फ्यूचर का हिस्सा बनते जा रहे थे, और फ्यूचर के साइंटिस्ट्स उसे ही वायरस का क्लू समझकर जेम्स को उसकी इंफॉर्मेशन निकालने पास्ट में भेज रहे थे। जैसे कि कैथरीन ने साइंटिस्ट को आर्मी ऑफ द 12 मंकीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जिसके बाद साइंटिस्ट ने जेम्स को 12 मंकीज के बारे में पता करने पास्ट में भेजा। फिर जेम्स के पास्ट में आने पर ही कैथरीन ने जेम्स से 12 मंकीज के बारे में सुना
और तब कैथरीन ने साइंटिस्ट को आर्मी ऑफ द 12 मंकीज के बारे में बताया। ये एक लूप की तरह था। ये समझ आते ही जेम्स का भी दिमाग चकरा गया। हालांकि अब जेम्स को यकीन हो चुका था कि वो सचमुच फ्यूचर से ही है। तभी पुलिस वहां आ गई और कैथरीन को जेम्स को लेकर वहां से भागना पड़ा। दूसरी ओर जेफरी की आर्मी ऑफ द मंकी अपने मकसद को अंजाम देने एक वैन लेकर सुनसान जगह पर आई। तभी जेफरी अपने बाकी साथियों के साथ एक आदमी को किडनैप करके वहां लाया। वो आदमी जेफरी का पिता लीलैंड था। लीलैंड जेफरी की आवाज पहचान चुका था। उसने अपने बेटे से कहा, मूर्ख लड़के, मुझे पता है तुमने मेरा किडनैप क्यों किया है। तुम्हारी साइकियाट्रिस्ट कैथरीन ने मुझे सतर्क किया था कि तुम मेरा बनाया वायरस पूरी दुनिया में फैलाने वाले हो, लेकिन तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें उस वायरस तक पहुंचने नहीं दूंगा। ये सुनकर जेफरी और उसकी टीम लीलैंड को वहां से ले गई। दूसरी ओर कैथरीन और जेम्स अब एक दूसरे को चाहने लगे थे। कैथरीन ने अपना और जेम्स का हुलिया बदल लिया था ताकि पुलिस उन्हें पहचान ना पाए। अब कैथरीन जेम्स को लेकर उस शहर से दूर जाने वाली थी ताकि वो जेम्स के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। तभी जेम्स ने गौर किया कि कैथरीन का हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो उसे अपने सपने में देखा करता था। क्या जेम्स का वो सपना उसे कोई संकेत दे रहा था? जेम्स इस सोच में डूब गया। लेकिन फिर कैथरीन जेम्स को लेकर टैक्सी से एयरपोर्ट के लिए निकल गई। इसी दौरान ना जाने कहां से पूरे शहर में जंगली जानवर घुस आए थे। उन जानवरों की वजह से कैथरीन और जेम्स की टैक्सी ट्रैफिक में फंस गई थी। कैथरीन ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। इस पर ड्राइवर ने कहा, क्या आपने सुबह की खबर नहीं सुनी? कल रात द आर्मी ऑफ द 12 मंकीज नाम के एक सनकी ग्रुप ने शहर के जू से सारे जानवरों को आजाद करा दिया और साथ ही उन्होंने एक साइंटिस्ट लीलैंड गोइंस को जानवरों के पिंजरे में बंद कर दिया था। पर अब उस सनकी ग्रुप का लीडर पुलिस की गिरफ्त में है। ये सुनकर जेम्स और कैथरीन हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि असल में जेफरी और उसकी टीम दुनिया में वायरस फैलाने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो जू से जानवरों को आजाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। और जेफरी ने अपने पिता लीलैंड को किडनैप करके जानवर के पिंजरे में इसलिए बंद किया था क्योंकि लीलैंड अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स के लिए जानवरों को टॉर्चर करता था, इसलिए जेफरी ने उसे सबक सिखाया। इसी के साथ कैथरीन और जेम्स एयरपोर्ट पहुंच गए। कैथरीन टिकट लेने काउंटर की तरफ चली गई। तभी जेम्स ने फोन पर फ्यूचर के साइंटिस्ट के लिए एक मैसेज छोड़ा। उसने कहा, अगर तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो तो मैं बताना चाहता हूं कि द आर्मी ऑफ द 12 मंकीज वो नहीं जिन्होंने वायरस फैलाया, वो कोई और है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन देकर अपना काम कर दिया है। अब मैं वापस फ्यूचर में नहीं आऊंगा। ये कहकर जेम्स ने फोन कट कर दिया। इसी दौरान उधर कैथरीन के आगे एक और आदमी अपनी फ्लाइट टिकट ले रहा था। उसने कुछ शहरों में जाने के लिए एडवांस में ही टिकट बुकिंग कर ली थी। वो फिलाडेल्फिया शहर से पहले सैन फ्रांसिस्को, फिर न्यू ऑर्लियंस, रियो डी जेनेरियो, रोम, किंशासा, कराची, बैंकॉक और अंत में पीकिंग शहर जाने वाला था। पर जैसा कि फ्यूचर के साइंटिस्ट को जानकारी थी, वायरस भी पहले उन्हीं शहरों में फैला था। यानी कि यही वो आदमी था जो दुनिया भर में घूमकर वायरस फैलाने वाला था। तभी कैथरीन ने उस आदमी की एक झलक देखी। वो आदमी कोई और नहीं, लीलैंड का असिस्टेंट डॉक्टर पीटर्स था। दरअसल पीटर्स एक प्रकृति प्रेमी था। उसका मानना था कि इंसान पृथ्वी के लिए खतरा है। इंसान धीरे धीरे पृथ्वी को खोखला कर रहे हैं, इसलिए वो इंसानों को पृथ्वी से मिटाना चाहता था। उसने लीलैंड की लैब से वायरस चुरा लिए थे जो उसके ब्रीफकेस में मौजूद था। अब वो दुनिया भर के अलग अलग शहरों में जाकर वायरस फैलाने वाला था। पीटर कैथरीन के सामने से निकल गया, पर उस वक्त कैथरीन उसे पहचान नहीं पाई। तभी जब कैथरीन टिकट ले रही थी तो उसकी नजर आज के अखबार पे पड़ी जिसमें लीलैंड और उसके वायरस के बारे में आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में कैथरीन को लीलैंड के साथ डॉक्टर पीटर्स की भी फोटो दिखी। उसी पल कैथरीन को पीटर्स की वो बात याद आई जो उसने यूनिवर्सिटी के लेक्चर के दौरान की थी। कैथरीन को याद आया कि पीटर को मानव जाति से नफरत हो गई थी क्योंकि उसका मानना था कि इंसान धीरे धीरे पृथ्वी को खोखला कर रहे थे। इससे कैथरीन समझ गई कि डॉक्टर पीटर्स ही इंसानों को खत्म करने के लिए दुनिया में वायरस फैलाने वाला है। वो ये बात जेम्स को बताने के लिए उसे ढूंढने लगी। इसी दौरान उधर जेम्स बाथरूम से निकल रहा था। तभी एक आदमी ने उसे रोका। वो आदमी जेम्स का फ्यूचर वाला दोस्त होजे था। जेम्स ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर होजे ने कहा, तुमने फ्यूचर में फोन किया था कि तुम ये मिशन छोड़ना चाहते हो, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं। तुमने उन्हें बताया था कि आर्मी ऑफ द 12 मंकीज वायरस के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कोई और है जो वायरस फैलाने वाला है। अब तुम्हें किसी भी हाल में उसे ढूंढना होगा और अपना मिशन पूरा करना ही होगा। ये कहकर होजे ने जेम्स को एक बंदूक थमा दी। इसी दौरान कैथरीन भागी भागी जेम्स के पास आई और उसे बताया कि उसे पता चल चुका है कि वायरस कौन फैलाने वाला है। ये बताकर कैथरीन जेम्स को अपने साथ ले जाने लगी।
इसी दौरान उधर एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों को डॉक्टर पीटर के ब्रीफकेस में कुछ गड़बड़ी नजर आई। उन्होंने उसका ब्रीफकेस खोलकर देखा, जिसमें शीशियों में गैस के रूप में वो वायरस भरा हुआ था। उस वायरस का ना कोई रंग था और ना ही कोई खुशबू, जिससे वो दिखाई नहीं देता था और ना ही उसे महसूस किया जा सकता था। उसके बारे में पूछने पर पीटर ने कस्टम ऑफिसर से कहा कि वो बस कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं। पीटर ने ऑफिसर को वायरस की वो शीशी खोलकर दिखाई। तभी ऑफिसर ने उसे सूंघने की गलती कर दी, यानी कि अब वो वायरस इस शहर में उस ऑफिसर के जरिए ही फैलना शुरू होगा। हालांकि उन शीशियों को खाली पाकर ऑफिसर ने पीटर को छोड़ दिया, जिसके बाद पीटर अपने फ्लाइट की तरफ निकलने लगा। पर तभी जेम्स और कैथरीन ने उसे देख लिया। जेम्स पीटर को खत्म करने के लिए बंदूक लेकर उसकी ओर भागा, पर तभी जेम्स के हाथ में बंदूक देख एक पुलिस ऑफिसर ने जेम्स को ही शूट कर दिया। जेम्स ने वहीं दम तोड़ दिया। ये देख कैथरीन भागी भागी वहां आई और जेम्स की लाश पर बेतहाशा रोने लगी। यही वो दृश्य था जो जेम्स हमेशा अपने सपने में देखा करता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन में जेम्स उसी एयरपोर्ट पर मौजूद था और अपने माँ बाप के साथ खड़ा यह घटना होते देख रहा था। यानी कि ये घटना भी जेम्स के साथ पहले ही हो चुकी थी, इसलिए प्रेजेंट में जेम्स को उस घटना का सपना आता था। इसी के साथ उधर पीटर्स दूसरे शहर में वायरस फैलाने के लिए प्लेन में चढ़ चुका था। तभी उसके बगल की सीट पर फ्यूचर की एक साइंटिस्ट बैठी दिखाई दी। यानी कि जेम्स वायरस फैलाने वाले पीटर्स को पहचान कर अपने मिशन में सफल हो गया था। तब ओजे ने फ्यूचर में लौटकर साइंटिस्ट को पीटर्स के बारे में बताया, जिसके बाद वो साइंटिस्ट पास्ट में आ गई। हालांकि वो साइंटिस्ट पीटर्स को वायरस फैलाने से नहीं रोक सकती थी, पर उससे वायरस की इंफॉर्मेशन हासिल जरूर कर सकती थी। साइंटिस्ट ने वैसा ही किया। उसने किसी तरह पीटर्स को अपनी बातों में उलझाकर उससे वायरस की सारी जानकारी ले ली और वापस फ्यूचर में लौटकर वायरस का इलाज ढूंढने में कामयाब हो गई, जिसके बाद बचे हुए इंसान एक बार फिर धरती पर लौटकर अपना वजूद कायम रखने में सफल हो गए। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।